नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने पहला के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर ली थी और आज अपन बात करेंगे सेंसरी ऑर्गन की, यानी कि पहला के संवेदी अंगों की। तो पहला के जो संवेदी अंग होते हैं वो टेंडेकल्स यानी कि स्पर्शक। दूसरा देखिए अपन ऑस्प्रिडियम, इसे कहते हैं अपन जलेशिका। तीसरे की बात करें अपन आइस यानी कि नेत्र। तो इन तीन संवेदी अंगों को अपन को देखना है। तो इन तीनों में से सबसे पहले अपन बात करेंगे टेंडेकल यानी कि स्पर्शक की। जो स्पर्शक होंगे ये माउथ होगा, तो माउथ के पार्श्व में टेंडेकल्स यानी कि स्पर्शक पाए जाते हैं और संख्या में 2 जोड़ी होते हैं। जो प्रथम जोड़ी जो स्पर्शक होंगे वो मुख के समीप पाए जाएंगे और छोटे होंगे, और प्रथम जोड़ी जो स्पर्शक होंगे इन प्रथम जोड़ी स्पर्शक को ही लेबियल टेंडेकल कहते हैं। द्वितीय जोड़ी टेंडेकल अपेक्षाकृत अधिक लंबे होते हैं। यह स्पर्श की संवेदनाएं ग्रहण करने का कार्य करते हैं। यानी द्वितीय जोड़ी जो टेंडेकल्स होंगे वो क्या करेंगे, स्पर्श की संवेदना ग्रहण करने का कार्य करते हैं, इसलिए इनको स्पर्शग्राही कहते हैं। यानी कि द्वितीय जोड़ी जो टेंडेकल्स होंगे उनको स्पर्शग्राही कहेंगे क्योंकि ये स्पर्श की संवेदना ग्रहण करते हैं। इसके बाद अपन बात करें अगले संवेदी अंग की, सेकंड यानी कि ऑस्प्रिडियम यानी कि जलेशिका। पायला के लेफ्ट न्यूक्ल लोब के पश्चिम भाग में एक संवेदी संरचना पाई जाती है। किसमें? लेफ्ट न्यूक्ल लोब के पश्चिम भाग में। जैसा कि अपन ने डायग्राम के अंदर देखा था, समझा था कि लेफ्ट न्यूक्ल लोब के पश्चिम भाग में एक संवेदी संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं अपन, ऑस्प्रिडियम कहते हैं या जलेशिका कहते हैं। यह 2 कोम्ब के समान संरचना प्रदर्शित करती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, 2 कोम्ब के समान संरचना प्रदर्शित करेगी, तो इसे बाइपेक्टिनेट अरेंजमेंट कहते हैं। तो बाइपेक्टिनेट अरेंजमेंट कहलाएगा। इन 2 कोम्ब के समान संरचना प्रदर्शित करेगी, यानी कि इस प्रकार से। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट बाइपेक्टिनेट अरेंजमेंट कहलाता है। इसकी संरचना में अग्रसिरे की ओर एक लोब के समान संरचना पाई जाती है जिस पर अनेक छोटी व पतली लेमिली पाई जाती हैं। इनकी संख्या लगभग 22 से 28 होती है। ये जल के रासायनिक परीक्षण में सहायता करती हैं। ठीक है। तो ऑस्प्रिडियम पायला के लेफ्ट न्यूक्ल लोब में प्रवेश करने वाले जल का रासायनिक परीक्षण करता है। तो अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया है, जल का रासायनिक परीक्षण करने का कार्य पायला में कौन करता है? ऑस्प्रिडियम। या ऑस्प्रिडियम का कार्य क्या होगा? रासायनिक परीक्षण करना होता है ऑस्प्रिडियम का कार्य। ये बात मैंने पिछले वीडियो लेक्चर के दौरान बता दी थी, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसलिए इस ऑस्प्रिडियम को अपन एक्वा गार्ड भी कहते हैं। पहला का एक्वा गार्ड कहेंगे, यानी जल का रासायनिक परीक्षण करता है ऑस्प्रिडियम यानी जलेशिका। इसके बाद अपन तीसरे संवेदी अंग की बात करें, आइज यानी कि नेत्र। तो पायला में हेड के समीप एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं, यानी कि हेड भाग के समीप संख्या में 1 जोड़ी यानी कि 2 नेत्र प्रेजेंट होते हैं। ये नेत्र सिर के पृष्ठ पार्श्व में स्थित होते हैं और प्रकाश की संवेदनाएं ग्रहण करने का कार्य करते हैं। पायला के नेत्र के भीतर प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता, यह केवल प्रकाश की संवेदना को ग्रहण करने का कार्य ही करते हैं। यानी कि इनमें प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ये मात्र प्रकाश की संवेदना को ही ग्रहण करते हैं। नेत्र की संरचना में अगर देखें अपन नेत्र की संरचना, तो इस प्रकार से अपन को नेत्र की संरचना दिखाई देगी। तो नेत्र की संरचना में जो बाहर वाला जो आवरण होगा इसे अपन आउटर कॉर्निया कहेंगे। नीचे वाला जो होगा उसे इनर कॉर्निया, यानी कि आउटर कॉर्निया बाहर वाला आवरण, और अंदर वाले आवरण को इनर कॉर्निया कहते हैं। यानी 2 आवरण देखने को मिलेंगे। इनके भीतर की ओर संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं
जो प्रकाश की संवेदनाएं ग्रहण करने में सहायता प्रदान करती हैं। मध्य भाग में एक प्याले समान संरचना के रूप में ऑप्टिकल वेसिकल पाया जाएगा, जो एक प्यालीनुमा संरचना होती हैं, और अंडाकार आकृति का लेंस पाया जाता है। लेंस के चारों ओर रेटिना का स्तर पाया जाता है, यानी जो अंडाकार आकृति होगी उसके समान एक लेंस प्रेजेंट होगा और लेंस के बाहर रेटिना प्रेजेंट होता है, यानी कि रेटिना का स्तर पाया जाता है। ऑप्टिकल वेसिकल के बाहर की ओर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, यानी कि इस वेसिकल के बाहर की ओर कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इसमें पेशी उत्तक, तंत्रिका, तंतु व रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती हैं, यानी कि इसमें पेशी उत्तक, तंत्रिका, तंतु और रुधिर वाहिनियाँ ये सब देखने को मिलेगी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। नेत्र की संरचना में संयोजी उत्तक में, इस संयोजी उत्तक के अंदर दो प्रकार की सेल देखने को मिलती हैं, जैसे कि एक तो होगी विजुअल सेल, दूसरी होगी सपोर्टिंग सेल। यह विजुअल सेल्स जो है अधिक चौड़ी होती हैं और प्रकाश की संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती हैं। दूसरी सेल्स की बात करें अपन सपोर्टिंग सेल्स, एक कोशिकाएं लंबी होती हैं तथा विजुअल जो सेल होगी उसको सपोर्ट करती हैं, आधार प्रदान करने का कार्य करती हैं, यानी विजुअल सेल्स को सपोर्ट करेगी सपोर्टिंग सेल्स। और दोनों ही सेल्स कहाँ पाई जाएगी? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। पायला के नेत्र से ऑप्टिक नर्व निकलती हैं। यह नर्व तंत्रिका तंत्र में जाती हैं और तंत्रिका तंत्र से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पायला को प्रतिबिंब का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार पायला को दृष्टि का ज्ञान होगा। इसके बाद अपन बात करेंगे अगले सिस्टम की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि पायला का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखेंगे अपन सिस्टम के बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र। पायला जो होगा वो एक लिंगी होता है, यानी कि इसमें नर व मादा अलग अलग होते हैं। इसमें स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, यानी कि लैंगिक द्विरूपता जो होगी वो स्पष्ट होगी, यानी कि अपन बाह्य लक्षणों के आधार पर इनको आसानी से पहचान सकेंगे कि नर पायला और मादा पायला कौन सा है। मेल व फीमेल पायला में जो अंतर है वो बेसिक अंतर अपन देख लेते हैं। जैसे कि इनमें जो अंतर मिलेगा, फर्स्ट मेल का कवच छोटा होता है, यानी मेल का कवच छोटा होगा तो पहचान लिया जाएगा, और मादा का कवच बड़ा होता है तो कवच के आधार पर अपन पहचान लेंगे कि नर कौन सा है और मादा कौन सा है। दूसरा अंतर देखिए अपन, मेल का बॉडी वाल्व का प्रथम कुंडलन छोटा होता है। मेल के बॉडी वाल्व का प्रथम जो कुंडलन होगा वो क्या होगा? छोटा होगा, जबकि फीमेल में बड़ा होता है। अगला देखिए अपन, मेल में मैथुनी अंग पाए जाते हैं जबकि फीमेल में मैथुनी अंग अवशेषी होते हैं। क्योंकि मेल में मैथुनी जो अंग होगा वो प्रेजेंट होगा, पाया जाएगा, जबकि फीमेल में मैथुनी जो अंग होगा वह एब्सेंट होता है या फिर अवशेषी होता है। तो इन लक्षणों के आधार पर अपन पहचान सकते हैं नर पायला कौन सा है और मादा पायला कौन सा है। ये बेसिक अंतर हैं दोनों को पहचानने के लिए। इसके बाद अपन बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन फर्स्ट देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो जानेंगे अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पायला का। तो इसमें जो पायला का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा तो इसमें निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। तो फर्स्ट संरचना देखेंगे अपन टेस्टिस। तो बात करें अपन टेस्टिस, मेल पायला में एक वर्षण पाए जाते हैं। यह कवच के दूसरे व तीसरे कुंडल के मध्य स्थित होते हैं। वर्षण में
संयुजतक अधिकता से भरा हुआ रहेगा अंदर की ओर, यानी कि एक ही टेस्टिस मिलेगा और इनके अंदर संयुजतक भरा हुआ रहता है। इस संयुजतक में अनेक पतली पतली नलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या रेता नलिकाएं कहेंगे। क्या प्रेजेंट होगी? रेता नलिकाएं। इन नलिकाओं की भीतरी जो सतह होगी वह जनन उपकला से आश्रित रहती हैं। इस कारण में शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होगा। जनन उपकला से आश्रित रहेगी तो शुक्र जनन की क्रिया होगी और शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं। एक होंगे यूरीपायरिन, ये आकार में छोटे होते हैं, इनमें केवल एक ही टेल पाई जाती है। तो ये जो शुक्राणु होगा इसे यूपायरिन कहेंगे, यानी कि आकार में जो होगा वो छोटा होगा और एक ही टेल होगी और इनमें जो निषेचन की क्षमता होगी वह अधिक होती है। दूसरे प्रकार का जो शुक्राणु होगा उसे बोलेंगे अपन ओलिगोपायरिन। ये आकार में बड़े होते हैं, इनमें 4 से 5 टेल पाई जा सकती हैं। इनमें निषेचन की क्षमता कम होती है। ज़्यादा निषेचन क्षमता यूपायरिन में होगी, कम निषेचन क्षमता इसे ये कहेंगे अपन ओलिगोपायरिन। इनमें निषेचन क्षमता कम पाई जाती है। तो दो प्रकार के शुक्राणु यानी कि स्पर्म देखने को मिलते हैं। दूसरे पार्ट की बात करें अपन वासा इफ्रेंसिया यानी कि शुक्र वाहिका। वृषण के पश्च भाग से अनेक पतली पतली नलिकाएं निकलती हैं जिन्हें शुक्र वाहिका कहते हैं। ये परिपक्व शुक्राणु को ले जाने का कार्य करती हैं। इसके बाद देखिए अपन वास डिफरेंस है कि शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी यह लंबी व नलिका समान संरचना होती हैं। इस शुक्राणुओं को ले जाने का कार्य करती हैं और 3 भागों में विभाजित रहेगी। वास डिफरेंस यानी कि शुक्र वाहिनी। तो भाग देखिए अपन फर्स्ट जो भाग होगा ट्यूबुलर पार्ट। यह शुक्रवाहिनी का अग्र व नलिका समान भाग होता है। यह शुक्राणु के प्रवाह के लिए उन्हें मार्ग प्रदान करता है। दूसरा पार्ट देखिए अपन सेमिनल वेसिकल शुक्राशय। यह शुक्रवाहिनी का मध्य व मुड़ी हुई नलिका समान भाग होता है। इसमें शुक्राणुओं को एकत्रण या एकत्रित किया जाता है कि सेमिनल वेसिकल के अंदर क्या करेंगे, शुक्राणु को इकट्ठा किया जाएगा। अगला पार्ट देखिए अपन गैलेंडुलर पार्ट, ग्रंथिल भाग। ये शुक्रवाहिनी का पश्च भाग होता है। इसके द्वारा चिकने पदार्थों का स्त्रवण कहता है। नाम ही क्या इसका, ग्रंथिल भाग होगा, ग्लैंडुलर पार्ट होगा जो क्या करेगा, चिकने पदार्थों का स्त्रवण करेगा। इसके बाद बात करें अपन पेनिस यानी कि शिश्न की। शुक्रवाहिनी के ग्रंथिल भाग के समीप छोटी और पेशी संरचना पाई जाती है जिसे पेनिस कहते हैं। पेनिस के अधर भाग की संपूर्ण लंबाई में एक खांच भी पाई जाती है। पेनिस के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे पेनिस सेक यानी कि शिश्न कोश कहते हैं। यह इसे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है क्योंकि बाहर की ओर होगा तो पेनिस को सुरक्षा प्रदान करेगा। पेनिस शुक्राणु को बाहर निष्कासित करने का कार्य करती है। पेनिस का अंतिम सिरा एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है जिसे क्या कहेंगे अपन, मेल जेनाइटल पोर यानी कि नर जनन छिद्र कहते हैं। इसके बाद बात करें अपन हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड जो देखने को मिलती हैं। मेल पायला जो होगा उसमें पेनिस के समीप अनेक छोटी ग्रंथि पाई जाती हैं जिन्हें हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड कहते हैं। ये जाइगोट या निश्चित अंडों के चारों ओर आवरण के निर्माण का कार्य करती हैं। इसके बाद ये तो बात हुई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यानी कि नर जनन तंत्र की। इसके बाद बात करेंगे अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन बात करेंगे फर्स्ट ओवरी यानी कि अंडाशय की। फीमेल पायला में एक ओवरी पाई जाती है और एक ही टेस्टिस पाया जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो यह कवच के भीतर जो होगा यानी दूसरे व तीसरे कुंडल के मध्य पाई जाती हैं। यह हल्के नारंगी रंग की होती हैं। इनके भीतर संयुजतक अधिकता से पाया जाता है। इस संयुजतक में अनेक छोटी
वह गोल संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें एसिनी कहते हैं। एसिनी पाई जाएगी ओवरी में पाए जाने वाले शरीर ऊतक के अंदर, और इनकी भीतरी सतह जनन कला से आश्रित रहती हैं। इस कारण में अंडजनन की प्रोसेस होगी और अंडजनन की प्रोसेस के द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। इसके बाद बात करें अपन ओविडक्ट यानी कि अंडवाहिनी, यानी कि ओवरी के अंदर ही अंडजनन क्रिया द्वारा अंडाणु बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा अपन ने, टेस्टिस में रेता नलिकाएं होगी और उनमें शुक्रजनन की क्रियाओं द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। वैसे ही अंडजनन की क्रिया द्वारा अंडाणु का निर्माण होगा ओवरी के अंदर। ओविडक्ट यानी कि अंडवाहिनी प्रत्येक ओवरी के पश्चिम भाग से लंबी संकरी नलिका समान संरचना निकलती हैं जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। ये अंडाणुओं को ले जाने का कार्य करती हैं, यानी कि ओविडक्ट अंडाणुओं का परिवहन करती हैं। इसके बाद बात करें अपन यूट्रस यानी गर्भाशय। यह एक चौड़ी बेलनाकार या मुड़ी हुई नलिका समान संरचना होती है। इसमें अंडवाहिनी के अंतिम सिरे आकर खुलते हैं, यानी कि अंडवाहिनी के अंतिम सिरे आकर ओपन होंगे। इसमें अंडाणुओं को एकत्रित किया जाता है। इसमें निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। सेमिनल रिसेप्टिकुला यानी कि शुक्रग्राही, यह सेम के बीच के समान आकृति की संरचना होती हैं जिनमें अंडवाहिनी का पश्च शिरा आकर खुलता है, यानी कि अंडवाहिनी होगा उसका पश्च शिरा आकर ओपन होगा सेमिनल रिसेप्टिकुला में। यह मैथुन प्रक्रिया के दौरान शुक्राणुओं को एकत्रित करने का कार्य करती हैं। इस कारण इसे शुक्रग्राही कहते हैं। नाम ही क्या है? शुक्रग्राही, यानी कि शुक्राणुओं का संग्रहण करना। इसके बाद देखिए अपन वेजाइना, गर्भाशय का पश्च शंकरा भाग वेजाइना का निर्माण करता है। ये वेजाइना एक छिद्र के द्वारा ब्रेंकियल चैम्बर में स्थित जेनाइटल डक्ट में खुलती है। इसे फीमेल जेनाइटल फोर यानी कि मादा जनन छिद्र कहते हैं। तो इस वाले पार्ट को ही अपन वेजाइना कहते हैं। हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड्स, जो कि अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखी थी, हाइपोब्रेंकियल ग्लैंड। फीमेल पाइला में ये ग्रंथियां अवशेषी होती हैं, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं। इसके बाद बात करें अपन लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र की, तो फर्स्ट देखते हैं अपन इसमें लाइफ साइकिल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। दूसरी प्रोसेस होगी अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन। तीसरा होगा परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट। तो देखिए अपन फर्स्ट कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। लाइफ साइकिल जीवन चक्र, तो इसमें देखेंगे अपन फर्स्ट प्रोसेस कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पहला मौसमी प्रजनक या सीजनल ब्रीडर होता है, अर्थात जो पहला होगा यह विशेष ऋतु या मौसम में ही जनन की प्रक्रिया को संपन्न करता है, यानी कि सीजनल ब्रीडर होगा, यानी कि विशेष मौसम में ही प्रजनन क्रिया को संपन्न करता है। पहला वर्षा ऋतु के दौरान जनन की प्रक्रिया को संपन्न करेगा। वर्षा ऋतु में जनन की क्रियाएं संपन्न करता है। जनन काल के दौरान मेल व फीमेल पायला एक दूसरे के समीप आते हैं, इनकी मेल पायला व फीमेल पायला एक दूसरे के संपर्क में आएंगे जनन के दौरान। तो इनमें राइट न्यूक्लियल लोब की सहायता से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इनके राइट न्यूक्लियल लोब के द्वारा एक दूसरे से जुड़ेंगे। इसके पश्चात इसमें शुक्राणुओं का आदान प्रदान होता है। नर के द्वारा शुक्राणुओं को मादा के जनन तंत्र में परिविष्ट करा दिया जाता है। यह शुक्राणु मादा के जनन तंत्र में उपस्थित शुक्रग्राही का देखा था भी अपन ने सेमिनल रिसेप्टिकुला, तो उनमें जाकर एकत्रित हो जाएंगे, उनमें उसमें चले जाते हैं। गर्भाशय में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप जाइगोट या निश्चित अंडों का निर्माण
होता है। इसके बाद अपन देखें सेकंड प्रोसेस ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग यानी कि अंड निक्षेपण। निश्चित अंडों के निर्माण के पश्चात फीमेल पायला इन्हें नम मृदा या भूमि में निष्कासित कर देती हैं। जो फीमेल पायला होगी यह निषेचन की क्रिया के दौरान जो अंडे बनेंगे उनको नम मृदा या भूमि में निष्कासित कर देती हैं। इसके पश्चात इन निश्चित अंडों के चारों ओर पुट पर पाए जाने वाली पीडल ग्लैंड यानी पुट पर प्रेजेंट होगी पीडल ग्लैंड की सहायता से श्लेष्मीय आवरण का निर्माण कर दिया जाता है। यह निश्चित अंडे अत्यधिक संख्या में उपस्थित होते हैं। यह लगभग 200 से 800 के समूह में उपस्थित होते हैं। 200 से 800 की संख्या में पाए जाते हैं। 200 से 800 के समूह में उपस्थित होते हैं। इनके चारों ओर पाए जाने वाला श्लेष्मीय आवरण इन्हें विभिन्न कारकों से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी पीडल ग्लैंड के द्वारा श्लेष्मीय पदार्थ निकलेंगे और इस श्लेष्मीय पदार्थ उन अंडों के चारों ओर एक आवरण का निर्माण कर लेंगे और आवरण का निर्माण होने से वह उनकी सुरक्षा होती है। यानी कि विशेष वातावरणीय कारक हो या फिर इसके अलावा शत्रुओं से उनकी सुरक्षा होगी। इसके बाद अपन देखें लाइफ साइकिल का अगला पार्ट डेवलपमेंट यानी कि परिवर्धन। पायला में प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन पाया जाता है यानी कि लार्वा एब्सेंट होगा। फीमेल पायला से अंड निक्षेपण के फलस्वरूप बने हुए निश्चित अंडों के चारों ओर कवच ग्रंथियां के द्वारा पृथक पृथक कवच का निर्माण कर दिया जाता है। इन्हें शिशु पायला कहते हैं। कुछ समय पश्चात वयस्क पायला में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि पायला में लार्वा नहीं पाया जाता है। यानी कि प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन होगा। यानी कि जिसमें प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन होता है उसमें लार्वा एब्सेंट होता है। ठीक है। और जब अंडे बन जाते हैं तो अंडों से उनका निक्षेपण होगा, निकाला जाता है तो उनके बाहर कवच ग्रंथियों के द्वारा कवच बन जाएगा और कवच बनने से फिर निश्चित समय बाद जब अंडों का स्फुटन होगा तो उससे शिशु पायला का निर्माण होता है और वे शिशु पायला जो होगा वो वयस्क पायला में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी के साथ अपन ने पायला का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के दौरान पायला का नर्वस सिस्टम जानेंगे, नर्वस सिस्टम पायला का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।